लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों में शायद आपको अपना भविष्य नजर आएगा। ये आपके भविष्य की तस्वीरें हैं, देखिए आप। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, बड़ी स्क्रीन पर देख लीजिए। आपको आपका भविष्य हम दिखा रहे हैं। भविष्य में आपके बच्चे कुछ इस तरह मास्क लगाए हुए दिखाई देंगे। लोग जब साइकिलिंग करने के लिए जाएंगे या साइकिल पर वैसे भी कहीं जाएंगे तो शायद इस तरह उन्हें जाना होगा। और ये जो भविष्य हम आपको दिखा रहे हैं बहुत दूर का नहीं है। ये हमारी अगली पीढ़ी की तस्वीरें हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जीवन कैसे बीतने वाला है। और ये हमारे देश के आम लोग हैं। ये जब सड़कों पर निकलेंगे अपने घरों से बाहर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए अगर कोई आदमी आपके पास आएगा तो शायद वो ऐसा नजर आएगा आपको। और जब शादी ब्याह हुआ करेंगे, कोई पार्टी होगी, उसमें भी आपको दूल्हा दुल्हन शायद इस तरह से नजर आएंगे। दिल्ली और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों की हवा अब इतनी काली और जहरीली हो चुकी है कि आज से 10 वर्ष के बाद शायद लोगों को अपने प्राण बचाने के लिए इसी तरह के ऑक्सीजन मास्क लगाने पड़ेंगे। और यह मास्क भी तब शायद आपको बचा नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमने शुरुआत में आपसे यही पूछा था कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जान की मार्केट वैल्यू क्या होगी, कितना हर्जाना आप लेना चाहेंगे सरकार से। उस समय जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से जिन मकानों में दरारें आई थी, उन मकानों की सरकार ने जो मार्केट वैल्यू है वो तय कर दी है। और यह मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। यानी जोशीमठ में जिन 3000 परिवारों के मकान तोड़े जाएंगे उन्हें बाजार के मौजूदा भाव के हिसाब से सरकार 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपका क्या लेना देना, ये तो जोशीमठ के मकानों का मुआवजा है और मैं पूछ रहा हूं कि आपकी जान की बाजार की कीमत क्या है। तो कड़वा सच ये है कि एक दिन दिल्ली के लोगों का भी वही हाल होने वाला है, वही स्थिति होने वाली है जो जोशीमठ के लोगों की आज हो रही है। क्योंकि जोशीमठ में मकानों की दीवारों पर दरारें पड़ी हैं, लेकिन दिल्ली में हवा के प्रदूषण की वजह से लोगों के फेफड़ों में दरारें पड़ चुकी हैं। और आज जिस तरह जोशीमठ के लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी है, वो मरना नहीं चाहते इस घर में, ठीक वैसा ही दिल्ली के लोगों के साथ भी होगा। और उन्हें अपने बने बनाए मकान, जिनकी उन्होंने जीवन भर किश्तें भरी हैं, उन मकानों को ऐसे ही छोड़कर एक दिन यहां से भागना पड़ेगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक नई रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में देश की राजधानी दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां सबसे गंदी हवा है, जहां हवा अब इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि इसकी वजह से जिन लोगों को कुछ साल पहले तक अस्थमा की बीमारी नहीं थी, उन्हें अब यह बीमारी होने लगी है। दिल्ली में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और इस रिपोर्ट में भारत के जिन 3 शहरों को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया है, उनमें पहले नंबर पर है दिल्ली, दूसरे नंबर पर है हरियाणा का फरीदाबाद जो दिल्ली से बिल्कुल लगता हुआ शहर है, और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, यह भी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ शहर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो देश के सबसे 3 गंदी हवा वाले शहर हैं, उनमें तीनों दिल्ली और एनसीआर इलाके के हैं। और यह पहली बार नहीं है जब इन शहरों ने प्रदूषण की रैंकिंग में टॉप किया है, बल्कि दिल्ली को तो अब इसकी आदत पड़ चुकी है। देश के 131 शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले 4 वर्षों से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन इस अभियान का और इसका लक्ष्य है वर्ष 2026 तक, जिसमें अब 3 साल और बचे। अगले 3 साल तक, इन 3 सालों में इन सभी शहरों में प्रदूषण के स्तर में 40% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की हवा पर इसका कोई असर नहीं, और दिल्ली आज भी उतनी ही प्रदूषित है जितनी आज से 5 साल पहले थी। इसलिए दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए अब युद्ध स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है, और वो बदलाव हो नहीं रहा। ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जारी की हैं। और इनमें जिस इलाके को आप अभी पीली रेखा में देख रहे हैं, पीली रेखा के अंदर, वो इलाका है जो आने वाले दिनों में कभी भी जमीन के अंदर धंस सकता है। इसरो का कहना है कि इस इलाके में जोशीमठ के तमाम पहाड़ आते हैं, और इस बात की पूरी आशंका है कि कुछ समय के बाद ये इलाके पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, और तब यहां आपको दरारें नहीं दिखेंगी,
बल्कि यहां आपको बड़े स्तर पर तबाही दिखेगी। यह वो पहाड़ी इलाका है जो अभी आप देख रहे हैं, जो अब नष्ट होने की कगार पर है। इसरो ने कुछ और तस्वीरों की मदद से यह बताया है कि फिलहाल जोशीमठ में जिस जगह पर जमीन धंस रही है वो इलाका मध्य क्षेत्र में है, जहां पिछले कुछ वर्षों में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुई है। अंधाधुंध स्तर पर सड़कें बनी हैं, अलग अलग बिजली परियोजनाओं के बारे में सोचा गया है, हाईवेज बना दिए गए हैं, होटल बने हैं, बाजार बने हैं, मकान बने हैं और पहाड़ों को बुरी तरीके से काट काट कर छलनी किया गया है। और अब ये पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल मृत्यु की स्थिति में आ गए हैं। आप ये समझिए कि इन पहाड़ों को हमने मार डाला है और ये पहाड़ अब अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। और हमने ये सोचा था, इसीलिए हम बार बार आपको अपने इस शो में ये बात बताते हैं कि हम इन पहाड़ों की आवाज बनेंगे, हम प्रकृति की आवाज बनेंगे और हम कुदरत की आवाज बनेंगे और आपको बताएंगे कि ये प्रकृति आपको क्या चेतावनी दे रही है। अभी प्यार से समझा रही है, अगर आप नहीं माने तो फिर वैसे समझाएगी उस भाषा में जो शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, जैसा कि जोशीमठ में हुआ है। बड़ी बात यह है कि पिछले साल अप्रैल से नवंबर के महीने के बीच जोशीमठ में जमीन धंसने की तीव्रता -8.9 सेंटीमीटर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह तीव्रता इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हुई है। सरकार का कहना है कि 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच, यानी सिर्फ 12 दिनों में वहां -5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस चुकी है। और यह रफ्तार ऐसी ही रही तो बहुत जल्द जोशीमठ के पहाड़ विलुप्त हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने जोर देकर स्वामी विवेकानंद से पूछा कि यह कैसे पता चलेगा कि युवा कौन होता है, तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने इस व्यक्ति को एक बहुत ही शानदार जवाब दिया, जो आपको भी जानना चाहिए। तो आप टेस्ट कर लीजिए, यह आपकी भी परीक्षा है कि आप युवा हैं या नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिए। युवा कौन होता है? जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि जो करके दिखाता है, वही युवा है। अब आप देख लीजिए, अगर ये सारी बातें आप पर लागू होती हैं तो आप भी युवा हैं, और अगर ये चीजें आप पर लागू नहीं होती हैं तो माफ कीजिएगा, हो सकता है उम्र आपकी जरूर युवाओं वाली होगी, लेकिन आप युवा नहीं हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं। भारत में 15 से 34 वर्ष के 45 करोड़ 60 लाख युवा हैं। अंदाजा लगाइए, 15 से 34 वर्ष के 45 करोड़ लोग, लगभग 46 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। यह अमेरिका की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 33 करोड़ है और हमारे देश में 46 करोड़ तो सिर्फ युवा हैं, जो अगर ठान लें और जिन्होंने सोच लिया कि उनके जो बाजू हैं वो लोहे के होंगे और उनकी नसें स्टील की होंगी, तो सोचिए वो क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी तो है, लेकिन ये युवा आबादी कर क्या रही है, ये जानना महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय यूजर्स को लेकर एक स्टडी की गई, जिसमें यह पता चला कि भारत के ज्यादातर युवाओं के जीवन में इस समय 4 चीजें चल रही हैं। पहली चीज रिलेशनशिप्स, दूसरी ब्रेकअप, तीसरा नौकरी और चौथा दोस्तों के साथ पार्टी। यानी ज्यादातर युवाओं की ऑनलाइन एक्टिविटी इन्हीं 4 चीजों के आसपास घूमती रहती है। इसके अलावा भारत के युवा अब प्रतिदिन औसतन 8 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के जिन देशों के युवा सबसे ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनमें भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने के मामले में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री भारत में है और यह 21,260 करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो 2027 तक 70,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री बता रहा हूं आपको। भारत में 51 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिनमें 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए पैसा देते हैं और यह पैसा कम से कम हर महीने 1,500 रुपए के आसपास होता है। और 2025 तक हमारे देश में 70 करोड़ लोग वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होंगे, जिनमें आधे से ज्यादा युवा होंगे। हाल ही में एक और सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि भारत में 13 से 17 साल के 71% लोगों के बच्चों के पास आज अपना स्मार्टफोन है।
71% बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन है 13 से 17 साल के। और आज भारत के युवा इनोवेशन से ज्यादा वेकेशन के बारे में सोचते हैं और करियर से ज्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज भारत के बहुत सारे युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। जानते सर, हमारी एज जिस कैटेगरी में है सर, हम उतने इन सब चीज़ों में फोकस नहीं रहते। पर सर कोलकाता में पैदा हुए थे वो सर, इतना ही कुछ जानते हैं। हम ज़्यादा एक्सेसिव में डिटेल में नहीं जा सकता, पर सर इतना ही हमारे पास। संत थे वो बहुत बड़े, और लाइक उनके बारे में इतना जानता कि लाइक इंडिया का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पे उन्होंने उनका कुछ तो किया था उन्होंने, इतना आइडिया तो नहीं है। उनकी स्पीच अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी, और जिस ऑडिटोरियम में उन्होंने स्पीच दी थी वहाँ पे उनके ऑनर में काफ़ी तालियां भी बजी थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में, हाँ जी, लाइक ही वाज लाइक अ टीचर। वो सेंट थे, आई थिंक। सेंट तो नहीं बोलेंगे पर्टिकुलरली, बट हाँ गुरु थे एक तरीके के। यूज्ड टू गिव टीचिंग्स, काफ़ी उनकी टीचिंग्स काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है। भारत की गिनती दुनिया के ऐसे देशों में होती है जहां डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है। हमारे देश में लगभग 13 लाख डॉक्टर्स हैं, और इस हिसाब से देखें तो लगभग प्रति 1100 लोगों पर हमारे देश में एक डॉक्टर है। 1100 लोगों पर एक डॉक्टर है, और ग्रामीण इलाकों में तो ये औसत और भी ज्यादा खराब है। और अब हम आपकी सेहत से यानी आपके स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत अलग तरह का विशेषण आपको दिखाएंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है और वो भी कम पैसों में, तो अपनी थाली से रोटी और चावल हटाकर मोटा अनाज अपनी थाली में शामिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मोटा अनाज न केवल आपके पेट बल्कि आपकी जेब के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। हम अक्सर कहते हैं कि पहले के लोग बड़े सेहतमंद हुआ करते थे, बीमार कम पड़ते थे, क्योंकि उनका खान पान बड़ा अच्छा था। असल में उनका अच्छा खान पान यही मोटा अनाज था, लेकिन धीरे धीरे हमारे खाने से मोटा अनाज गायब होता गया, और अब हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा पेट तो भरता है, स्वाद भी बहुत लगता है, लेकिन हमें बीमार बना रहा है, या ये कह लीजिए कि हमें शक्तिशाली नहीं बनाता। हमारे देश में ज्वार, बाजरा, रागी और कुट्टू को मोटा अनाज कहा जाता है। अगर हम अपने खाने में इन अनाजों को भी शामिल कर लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। बाजरा हृदय की बीमारियों के खतरे को कम करता है। चावल की जगह अगर आप बाजरे का प्रयोग करें तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, और गेहूं में ग्लूटेन होता है तो कब्ज को बढ़ाता है, जबकि बाजरे में मौजूद फाइबर खाना पचाने में आपकी मदद करता है। गेहूं में फैट ज्यादा होता है जिससे मोटापा बढ़ता है, जबकि जौ खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी तरह ज्वार रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आपके शरीर में बढ़ाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की आपकी जो क्षमता है उसे जौ बढ़ाता है। हमारे देश में मोटापा एक बड़ी गंभीर समस्या है, जो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में लगभग 17% आबादी ज्यादा वजन और मोटापे की शिकार है। आप में से भी बहुत सारे लोग बड़े परेशान होंगे कि सब कुछ करके देख लिया, वजन कम ही नहीं होता। तो आज आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, और जब आपका वजन ज्यादा होता है, आप मोटापे के शिकार होते हैं, तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो भी घट जाती है। आप अपने करियर में भी पीछे रह जाएंगे। मोटापे के कारण हर साल देश को लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह देश के कुल जीडीपी का 1% है। अगर मोटापे पर काबू नहीं पाया गया तो इससे होने वाला नुकसान वर्ष 2060 में 68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मोटापा दूर करने के लिए मोटा अनाज को सुपर फूड माना जाता है, जो मोटापे को घटाता है और आपको स्वस्थ भी रखता है। इसलिए अब खाने में मोटा अनाज शामिल करने पर जोर दीजिए। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब लोग मोटा अनाज खा रहे हैं। हमारे देश में वर्ष 1960 में गेहूं का उत्पादन 1 करोड़ 10 लाख टन था और मोटा अनाज का उत्पादन 1 करोड़ 90 लाख टन, यानी 1960 में गेहूं से ज्यादा मोटा अनाज पैदा होता था। लेकिन 70 के दशक में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन को ज्यादा महत्व दिया गया। इसलिए वर्ष 2022 में हमारे देश में गेहूं का उत्पादन लगभग 11 करोड़ टन था और मोटे अनाज का उत्पादन सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख टन था। मोटे अनाज से किसानों की रुचि इसलिए भी कम हो गई क्योंकि इसे बेचकर उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता, ज्यादा लाभ नहीं मिलता।
सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, यानी लगभग 24 रुपए प्रति किलो, जबकि बाजरे के बिस्किट का 100 ग्राम का पैकेट बाजार में 100 से 150 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,377 रुपए है, यानी 34 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि रागी के जो चिप्स बाजार में मिलते हैं वो 150 ग्राम का पैकेट 130 रुपए में बिकता है। इसका मतलब मोटा अनाज उगाने पर किसानों को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि पैकेज्ड फूड बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारा मुनाफा ये ले जा रही हैं। इसलिए मोटा अनाज खाने पर जोर देने के साथ साथ इसे उगाने और किसानों के लाभ पर भी ध्यान देना होगा, तभी किसानों की रुचि मोटा अनाज पैदा करने में होगी। और अब आखिर में हम आपको भविष्य की कारों की दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां ऐसी कारें हैं जो आपका चलता फिरता घर भी बन सकती हैं, जो आपके मोबाइल फोन से पहले चार्ज हो सकती हैं, और आप कह सकते हैं कि जल्द ही आप अपने परिवार के साथ 4 पहिए के एक मोबाइल फोन पर सफर करेंगे। तो इस समय दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडिया ऑटो एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जिसमें लेटेस्ट गाड़ियों को लॉन्च किया गया है। लेकिन इनमें जिस कार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है Hyundai की आयोनिक 5। ये इलेक्ट्रिक कार 18 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है, जबकि फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल फोन्स भी 19 से 20 मिनट में चार्ज होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कार आपके मोबाइल फोन से भी जल्दी चार्ज हो जाएगी, और एक बार फुल चार्ज होने पर ये 631 किलोमीटर तक चलती है।